अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज से क्लास स्टार्ट करते हैं हम। जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हमारा एनबीएफसी रेगुलेशन में रह गया है, हम इंशाल्लाह उसको कवर करते हैं प्यारे बच्चों। और वो जो रेगुलेशन है वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। चलें जी, देखें, ये हम सबको पता है प्यारे बच्चों, ये हम सबको पता है कि हम लैंडिंग एनबीएफसी देख रहे हैं। हम लैंडिंग एनबीएफसी देख रहे हैं, और जब लैंडिंग एनबीएफसी होगी तो जाहिर सी बात है वो पैसा आगे लैंड कर रही होगी। जब वो आगे पैसा लैंड कर रही होगी प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है इसकी बुक्स में कोई ना कोई एडवांसेस आ रहे होंगे, कोई ना कोई रिसीवेबल आ रहा होगा। ठीक है, अब इन एडवांसेस और रिसीवेबल का प्रोविजन क्राइटेरिया क्या होगा, इस एडवांसेस और रिसीवेबल का प्रोविजन क्राइटेरिया क्या होगा, इसके लिए एनबीएफसी रेगुलेशन ने खुद एक क्राइटेरिया बताया है। सही है, वो क्राइटेरिया क्या है आज की क्लास में इंशाल्लाह उसको भी पढ़ना है। और उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये आईएफआरएस 9 का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या करेंगे, इस चीज को हम पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्लासिफिकेशन हमारे पास चार किस्म की होती है, अगर तो वो नॉन परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो तो हमारे पास चार किस्म की क्लासिफिकेशन होती है, और उसी क्लासिफिकेशन की बेसिस पे आपकी प्रोविजनिंग होती है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अगेन हम लैंडिंग एनबीएफसी पढ़ रहे हैं। A lending NBFC shall observe the criteria for the classification of its asset and provisioning as provided in Schedule 10. Schedule 10 में क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग दोनों के बारे में बताया गया है, उसको हमने पढ़ना है। और प्रोवाइडेड दैट आफ्टर द एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईएफआरएस द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफआरएस 9 शैल बी एप्लीकेबल। एसईसी ने आके कह दिया कि अगर मैंने आपके ऊपर आईएफआरएस 9 पाकिस्तान में अडॉप्ट कर लिया गया है, मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो फिर आपने ये स्केड्यूल को नहीं देखना, आपने आईएफआरएस 9 की रिक्वायरमेंट को देखना है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोविजनिंग बताई गई है, यहाँ पे जो प्रोविजनिंग बताई गई है वो टाइम बेस्ड क्राइटेरिया के हिसाब से बताई गई है। वो टाइम बेस्ड क्राइटेरिया के टाइम बेस्ड क्राइटेरिया क्या मतलब है कि अगर इतने दिन हो गए डिफॉल्ट किए हुए तो आपने ये क्लासिफिकेशन करनी है और ये प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। अगर इतने दिन से लेके इतने दिन तक हो गए तो ये क्लासिफिकेशन करनी है और ये प्रोविजन करना है। ये सारी चीजें कहाँ बताई गई हैं, क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग कहाँ बताई है, शेड्यूल 10 में बताई गई है। आ जाए शेड्यूल 10 को देखना स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। शेड्यूल 10 में क्या है, और उसके बाद ये जो बाकी के सब सेक्शंस हैं इसको, अभी तक सिर्फ सब रेगुलेशन 1 पढ़ी है, और सब रेगुलेशन 1 में वो दो बातें आपसे करता है, क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग की। आ जाए इसको देखते हैं हम यहाँ पे। हमारे पास, सुनिएगा अगेन, हेडिंग देखिएगा, क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास चार किस्म की क्लासिफिकेशन है। एक हमारे पास है OAEM, इसका मतलब है अदर एसेट स्पेशली मैनेज्ड। सही है, अदर एसेट स्पेशली मैनेज्ड, सही है, ओएम क्लासिफिकेशन है। ये कब क्लासिफाई करेंगे, ये आप क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन दी इसको कब डिटरमाइन करेंगे, वेयर द इंस्टॉलमेंट, वेयर द इंस्टॉलमेंट, मार्कअप, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और प्रिंसिपल। ये चार नाम उसने दिए, मार्कअप, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्यों तीन तरीके के नाम दिए, बिकॉज कन्वेंशनल होगा तो आप कुछ और नाम यूज करते हो, इस्लामिक होगा तो आप मार्केट का नाम यूज नहीं करते, आप प्रॉफिट का नाम यूज कर रहे होते हो। ओवर ड्यू बाय 90 डेज और मोर फ्रॉम द ड्यू डेट। अगर आपने आगे कोई लैंडिंग करी हुई है प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आप, फॉर एग्जाम्पल आप लैंडिंग एनबीएफसी हैं, और कौन से वाले लैंडिंग एनबीएफसी है मेरे भाई, आप कौन से वाले लैंडिंग एनबीएफसी हैं, आप हाउसिंग फाइनेंस है। सही है, तो आपने एक लोन दिया हाउस के लिए, सही, आपने एक लोन दिया हाउस के लिए। उसकी जो पहली पेमेंट ड्यू थी वो 1 सितंबर 2022 को ड्यू थी, 1 सितंबर 2022 को ड्यू थी। ठीक है, अगर तो 90 डेज और मोर, 90 डेज और मोर मतलब सितंबर का पूरा महीना गुजर जाए, अक्टूबर का महीना गुजर जाए, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने गुजर जाए और वो रीपेमेंट नहीं करता, किस चीज की रीपेमेंट नहीं करता, या तो प्रिंसिपल की नहीं करता या फिर इंटरेस्ट की नहीं करता प्यारे बच्चों, ये जो इंस्टॉलमेंट है उसकी पेमेंट नहीं करता, 90 डेज और मोर, कब तक, नीचे जो आपको दिया हुआ है ओवरड्यू बाय 180 डेज और मोर, मतलब 90 से लेके अगर 180 डेज होंगे, 90 से लेके अगर 180 डेज होंगे प्यारे बच्चों, आपने इसको क्या क्लासिफाई करना है, आपने इसको OAEM क्लासिफाई करना है। इस क्लासिफिकेशन से होगा क्या, इनकम की ट्रीटमेंट क्या होगी, इनकम की ट्रीटमेंट क्या होगी, अगर ये बंदा आपको प्रिंसिपल या मार्कअप पे नहीं कर रहा और 90 दिन से ऊपर हो चुके हैं,
रेगुलेशन आपसे कहता है कि अब आप इनकम को सस्पेंड कर देंगे, मतलब इनकम को आप मजीद रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। अनरियलाइज्ड मार्कअप इंटरेस्ट और प्रॉफिट टू बी पुट इन द सस्पेंस अकाउंट एंड नॉट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम अकाउंट एक्सेप्ट व्हेन रियलाइज इन कैश। जब पैसा मिल जाएगा आपको तो जाहिर सी बात आप उसको भी लेके जा सकते हैं। आपने इनकम को सस्पेंड करना है, प्रोविजनिंग 0%, आपने कोई भी अमाउंट प्रोवाइड फॉर नहीं करना। इसको आप वॉच लिस्ट पार्टी भी कहते हो। अगर आपने बैंक वगैरह का कभी ऑडिट किया हो तो नॉर्मली हम वॉच लिस्ट पार्टी कहते हैं। वॉच लिस्ट पार्टी में कंपनी नॉर्मली प्रोविजन को रिकॉर्ड नहीं कर रही होती, बट उसको बड़ा ही गौर से देख रही होती है, इसलिए बिकॉज ये कल को डिफॉल्ट कर सकता है। तो अगर आपने कल को आपने किसी को लोन दिया है और वो लोन 90 दिन से कम टाइम में है, लेट से 50-60 दिन हो गए उसे पेमेंट नहीं करी, कोई मसला नहीं है, इनकम भी रिकॉग्नाइज करें, प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। जहां 90 दिन या 90 दिन से ज्यादा हो गए, कब तक, 180 दिन तक, अब आपने इसको क्लासिफाई करना है ओईएम। इससे होगा क्या, जो इनकम एक्रूड मार्कअप आपके पास आ रही है वो सस्पेंस अकाउंट में चली जाएगी, उसको आप इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अनलेस पैसा मिल जाए। प्रोविजनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने प्रोविजन नहीं रिकॉर्ड करना। सही है। अच्छा जी, दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, सब स्टैंडर्ड। ये कब होगा, when the installment markup interest profit or principal is overdue by 180 days or more। मतलब यहाँ पे क्या क्लासिफिकेशन होगी, यहाँ पे 180 डेज से लेके कब तक, कब तक, नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, नीचे डाउटफुल। डाउटफुल में कितने डेज लिखे हुए आ रहा है, बाय मोर देन 1 ईयर। इसका मतलब 180 डेज से मैं एज्यूम कर रहा हूँ 360 डेज साल में होते हैं। अगर यही लोन 180 दिन से 360 दिन तक जा चुका है, सही है, डिफॉल्ट किए हुए उसको 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 11 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 1 साल तक, सही है। यहाँ पे क्या होगा, इनकम का तो वही हाल है जो ऊपर है। जब यहाँ पे जब वो 90 दिन से 180 दिन में है, तो जब इनकम सस्पेंड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनकम तो यहाँ पे भी सस्पेंडेड ही रहेगी। इनकम तो पहले ही सस्पेंड हो चुकी है, इनकम तो यहाँ पे भी सस्पेंड रहेगी। लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, इसकी क्लासिफिकेशन सब स्टैंडर्ड हो जाएगी। सब स्टैंडर्ड का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि आपने 25% एक्सपोजर का प्रोविजन लेना पड़ेगा। प्रोविजनिंग ऑफ 25% ऑफ द डिफरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल अगेंस्ट द फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी दी हुई है, हाउस फैसिलिटी दी हुई है, लीज फैसिलिटी दी हुई है, डिस्काउंट फैसिलिटी दी हुई है, लेस द अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट रियलाइजेबल विदाउट रिकॉर्ड्स टू अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड एडजस्टेड एफएसवी। एफएसवी का मतलब है फोर्स्ड सेल्स वैल्यू ऑफ द मोर्टगेज प्लेज्ड लीज्ड और कोलेटरल हेल्ड एसेट। अगर आपने सामने वाले को लोन दिया हुआ है, उसने आपके पास कोई चीज गिरवी रखवाई हुई है, तो उस गिरवी रखी हुई चीज की जो वैल्यू होगी, जो फोर्स सेल वैल्यू होगी, वो आपने एक्सपोजर से माइनस करना है। जो आपका नेट एक्सपोजर बच जाएगा उसका 25% प्रोवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बंदे को लोन दिया 31 जनवरी 2021 को, ठीक है जी। आज ईयर एंड क्या है, आज आपका ईयर एंड है, और ईयर एंड है 31 दिसंबर 2021 मेरे प्यारे बच्चों। ईयर एंड 31 दिसंबर 2021। आपने लोन 31 जनवरी को दिया था, पहली जो इंस्टॉलमेंट ड्यू थी वो 1 मार्च 2021 को ड्यू थी, ये इंस्टॉलमेंट ड्यू थी इसकी। इसने 1 मार्च को डिफॉल्ट कर दिया, और डिफॉल्ट किए उसने कब तक डिफॉल्ट करता रहा, 1 मार्च। बताइए, प्रिंसिपल 1 मार्च को ड्यू हो गई थी, 31 दिसंबर तक वो डिफॉल्ट रहा, मतलब 10 महीने तक, मतलब 10 महीने तक, मतलब कितने दिन तक, 240 दिन तक या 300 दिन तक। 300 दिन तक ये बंदा डिफॉल्ट रहा। 300 दिन मतलब ये 180 से 360 डेज में फॉल कर चुका है प्यारे बच्चों। आपने लोन कितने का दिया था, आपने लोन दिया था 100 रुपए का, ठीक है। इस 100 रुपए के ऊपर आप 25% की प्रोविजनिंग नहीं करेंगे। आपने जब इसको लोन दिया था, इसने कोई एसेट आपके पास गिरवी रखवाया था, उस एसेट की जो फोर्स्ड सेल्स वैल्यू है, सही है, लेट से वो 70 रुपीज है, लेट से वो 70 रुपीज है। इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों, नेट एक्सपोजर आपका कितना बचा, नेट एक्सपोजर आपका 30 रुपए का बचा। ये 30 रुपए है, इसका 25% मेरे प्यारे बच्चों आप प्रोवाइड फॉर कर देंगे, और ये प्रोविजन अपनी बुक्स में आप रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर है, यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से सेम चीज, अच्छा, कौन कौन से एसेट लेने, कौन कौन से एसेट लेने, इसके ऊपर भी एक गाइडेंस है, उसके ऊपर भी आता है। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं, फॉर ऑल फाइनेंसिंग फैसिलिटी अदर देन माइक्रो फाइनेंस, अदर देन माइक्रो फाइनेंस पढ़ रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस का स्केड्यूल एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ डेज का डिफरेंस है, सही है। आपकी आपकी पहली क्लासिफिकेशन कौन सी हो गई, ये। दूसरी क्लासिफिकेशन क्या हो गई, ये। तीसरी क्लासिफिकेशन आपकी क्या है, डाउटफुल। एग्जैक्टली सेम चीज, बस 180 दिन की जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 1 ईयर और मोर, 1 ईयर और मोर। लेकिन 1 साल से लेके कब तक, 1 साल से कब तक लेके
1.5 ईयर, अगर 1 साल से लेके 1.5 ईयर तक अगर वो डिफॉल्ट कर चुका है, 1.5 ईयर तक डिफॉल्ट कर चुका है, तो उसकी क्लासिफिकेशन अब डाउटफुल होगी प्यारे बच्चों। डाउटफुल का मतलब है सेम क्राइटेरिया को जो अभी हमने पढ़ा, सेम क्राइटेरिया को जो अभी हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे आप प्रोविजनिंग कितनी लोगे? प्रोविजनिंग 25% की नहीं लोगे, बल्कि अब 50% की आप प्रोविजनिंग लोगे। डाउटफुल में आप 50% की प्रोविजनिंग लेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? लॉस कब क्लासिफाई होगा? जब लोन दिए हुए 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, where the installment markup, interest, profit or principal is overdue by 1.5 years or more from the due date। तो अगर 1.5 साल से ऊपर हो चुका है प्यारे बच्चों, अगर 1.5 साल से 1.5 years और मोर, तो यहाँ पे आप 100% प्रोविजन करेंगे, 100% प्रोविजन करेंगे। लेकिन एक्सपोजर की अमाउंट लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, एक्सपोजर का 100% नहीं होगा। एक्सपोजर में से कितना पैसा मिल सकता है, जो चीज गिरवी है, फोर्थ सेल वैल्यूज को माइनस करेंगे, जो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा उसका आप 100% प्रोविजन ले लेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? यहाँ तक क्लियर है हम सारे? अच्छा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अब तक जो हमने पढ़ा, ये अगेन मैं आपके सामने रीड कर लूं। हमने रीड क्या करा है? हमने रीड करा है, अ लैंडिंग एनबीएफसी शैल ऑब्जर्व द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसको कंप्लीट करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होगा? OAEM, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस, एंड प्रोविजनिंग एज प्रोवाइडेड। और इन्हीं के हिसाब से प्रोविजनिंग होगी। इसमें 0% होगी, इसमें 25% होगी, इसमें 50% होगी, इसमें 100% प्रोविजनिंग होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आते हैं? अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इन एडिशन टू टाइम बेस्ड क्राइटेरिया, ये सारे के सारे क्राइटेरिया किस बेसिस पे डिटरमाइन किए गए? टाइम बेस्ड पे किए गए। क्या मतलब टाइम बेस्ड पे? 0 to 90 days, 90 to 180 days, 180 to 360 days, 360 और मोर। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो ये आपको क्लासिफिकेशन बताई गई है। इन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे प्यारे बच्चों आपने क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? आपने प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। सही है, मैं एक बार उसको वापस से रीड कर लूं। बाय 90 डेज सब स्टैंडर्ड, ओएम सब स्टैंडर्ड 90 डेज से लेके 180 डेज से लेके 360 डेज तक, डाउटफुल 360 डेज से लेके 1 ईयर से लेके 1.5 ईयर तक, और 1.5 ईयर्स एंड अबव। इन एडिशन टू टाइम बेस्ड क्राइटेरिया, ये टाइम बेस्ड क्राइटेरिया प्यारे बच्चों, सही है। लेकिन वो कहता है कल को कोई कंपनी, कोई एनबीएफसी अगर ओईएम पे 25% या 30% प्रोविजनिंग करना चाहे, बिल्कुल कर सकती है। सब स्टैंडर्ड में वो कहता है 25%, वो 50% चाहे बिल्कुल कर सकती है। डाउटफुल पे 50% है, वो 100% करना चाहे बिल्कुल कर सकती है। क्यों कर सकती है? खुद लिखा हुआ है उसने, इन एडिशन टू टाइम बेस्ड क्राइटेरिया सब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग फाइनेंस शैल बी मेड। फॉर एग्जांपल, आपने लोन दिया हुआ है हैस्कॉल का, हैस्कॉल बैंकरप्ट हो चुका है, हैस्कॉल को डिफॉल्ट किए हुए सिर्फ 70 दिन हुए थे, वो बैंकरप्ट हो गया। अब आप कहेंगे चूंकि वो बैंकरप्ट हो चुका है तो मैं क्यों वेट करूं 1 साल का, मैं आज सब्जेक्टिव इवेल्युएशन के बेसिस पे आज मैं 100% का प्रोविजन ले सकता हूं। आप ज्यादा प्रोविजन रिकॉर्ड करने जाएंगे, एनबीएफसी आपको मना नहीं करता, बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव इवेल्युएशन। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, यहाँ पे जो हमने सारी चीजें देखी, हमने ये देख लिया प्रोविजन कितना परसेंट होगा, लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो शेड्यूल 11 में दी हुई है, वो दी हुई है फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एसेट हेल्ड एज कोलेटरल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूं ताकि हमारे लिए क्लियर हो जाए थोड़ा सा। समझिएगा मेरी बात को। एक आपकी लोन की अमाउंट होगी जो कि 100 रुपए होगी, उसमें से आप माइनस करेंगे फोर्थ सेल्स वैल्यू जो कि 70 रुपए होगी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद जो नेट अमाउंट आएगा 30 रुपए का, इस पे कितने परसेंट प्रोविजनिंग करनी है? इस पे 0%, इस पे 25%, इस पे 50%, इस पे 100%। ये पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। ये 70 रुपए की वैल्यू कौन डिटरमाइन करेगा, किन पे लेनी चाहिए, किन पे नहीं लेनी चाहिए? अब इसके ऊपर गाइडेंस है शेड्यूल 11 के ऊपर, उसको पढ़ लेते हैं। ओनली लिक्विड एसेट, लीज्ड एसेट्स, प्लेज्ड स्टॉक्स एंड property having registered or equitable mortgage where the NOC for creating further charge has not been issued by the NBFC shall be considered for taking the benefit for provisioning। मैं बेनिफिट ले रहा हूं, मुझे 100 रुपए के ऊपर 25% नहीं कर रहा, मैं 70 रुपए का बेनिफिट ले रहा हूं। The aforesaid asset having pari passu charge shall be considered on proportionate basis of the outstanding amount। अगर तो एक ही एसेट गिरवी रखवा है उसने और सिर्फ आपके पास गिरवी रखवा है प्यारे बच्चों, आप क्या कहते हैं? पूरी की पूरी वैल्यू लेंगे।
लेकिन अगर पारी पासो चार्ज है तो फिर आप टोटल उसने कोई और से भी लोन लिया हुआ होगा, उसके बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप उसको कंसिडर करेंगे। हाइपोथेटिकेटेड एसेट एंड द एसेट विद द सेकंड चार्ज और अ फ्लोटिंग चार्ज शैल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर उसने आपके पास कहा है कि मैं स्टॉक आपके पास रखवा रहा हूं, स्पेसिफिक स्टॉक नहीं है, स्टॉक कल को चेंज होता रहेगा, आपकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, आप बेनिफिट नहीं ले सकते, या उसने आपके ऊपर सेकंड चार्ज रखवाया हुआ है, फर्स्ट चार्ज किसी और लेंडर के पास है, अब भी आप फोर्स सेल्स वैल्यू का बेनिफिट नहीं ले सकते प्यारे बच्चों। वैल्यूएशन ऑफ लीज एसेट, प्लेज स्टॉक्स एंड मॉर्गेज प्रॉपर्टी शैल बी कैरिड आउट बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल इवैल्यूएटर। ये 70 रुपए की वैल्यू आप खुद से डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये कौन डिटरमाइन करेगा प्यारे बच्चों? कौन डिटरमाइन करेगा? प्रोफेशनल वैल्यूअर होगा, जो कि पैनल में मौजूद होगा, पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन पीबीए के पैनल में जो वैल्यूअर रजिस्टर्ड है, उन्हीं से आप वैल्यूएशन करवा सकते हो, उसके अलावा किसी से वैल्यूएशन नहीं करा सकते। मैंने आपको लोन दिया हाउस की मद में, आपने हाउस खरीदा, वो हाउस आपने मेरे पास गिरवी रखवा दिया, उस हाउस की जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो एक प्रोफेशनल वैल्यूअर करेगा। प्रोफेशनल वैल्यूअर 1000 है, लेकिन वो करेगा जो कि पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होगा प्यारे बच्चों। The evaluator, while assigning any value to the lease asset, pledged stock, and mortgage properties held as collateral, shall take into account all the relevant factors affecting the sellability of such assets, including any difficulty in obtaining their possession, their location, their condition, and the prevailing economic condition. आपने वैल्यू सिर्फ ऐसे डिटरमाइन नहीं कर लेनी है, आपने सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना है। The realizable value of the mortgage, pledge, and lease determined by the evaluation must take into account the amount that can be realized from the asset if sold in a forced or distress sell condition. भाई आपने लोन दे दिया, वो पैसा नहीं दे रहा, आप ये थोड़ी कहेंगे मैं 10 साल बाद बेचूंगा, जब नहीं, आज अगर बेचूंगा फोर्स, अगर आज मैं बुरी मार्केट में बेचूं तो मुझे कितने मिलेंगे, उन वैल्यू के ऊपर आप डिटरमाइन करना है। यूं डिटरमाइन नहीं करना है कि 10 साल बाद सीपैक आ जाएगा, सीपैक आ जाएगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे तो ये वैल्यू है, ये नहीं करना आपने। आज आप डिस्ट्रेस और फोर्स कंडीशन बेचना चाहे तो कितने का बिकेगा, यहाँ पे वो आपसे कहता है आपने फोर्स सेल्स वैल्यू लेनी है। सही है, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए होगी, लेकिन उसकी फोर्स सेल वैल्यू 70 रुपए होगी, आपने 70 रुपए कंसिडर करना है। The realizable value of the leased asset, pledged stocks, and the mortgage property determined by the evaluator shall be subject to the verification by the external auditor, who may reject cases of valuation which, in their opinion, do not appear to have been professionally carried out, are not backed by the valid documentation of the mortgage. The categories of the liquid asset, pledged stock, leased asset, and mortgage property to be considered for valuation, along with the discount factor to be applied, would be as apart from the following, no other asset shall be taken into consideration. अगर एक प्रोफेशनल वैल्यूअर वैल्यू करता भी है तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा उसकी भी जिम्मेदारी है कि उसने इस चीज को चैलेंज करना है, उसने इस चीज को रिव्यू करना है। मेरे ऊपर नहीं भी लिखा होता तब भी एनबीएफसी में अगर ये चीज नहीं लिखी तब भी ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है मेरे प्यारे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी, इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब रेवेन्यू 3, द स्टेटस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 4 किस्म की है, पढ़ चुके हैं। द स्टेटस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अ रीशेड्यूल्ड और रीस्ट्रक्चर्ड नॉन परफॉर्मिंग फाइनेंस shall be changed only when the terms and condition of the rescheduled or restructured finance are fully met for a period of at least 6 months, excluding grace period, if any, from the date of such rescheduling or restructuring, and when at least 20% of the outstanding amount principal and markup is recovered in cash. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसके ऊपर 2 नंबरी करते थे। मैंने एक जमाने में एनबीएफसी 2013-14 में जब मैं ऑडिट कर रहा था, वहां पे भी मैंने चीज आइडेंटिफाई करी थी। ये समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों मसला क्या। एक बंदा है, 1 जनवरी 2021 को मैंने उसको लोन दिया, उसकी पहली पेमेंट ड्यू थी 1 फरवरी 2021 को। ठीक है जी, इसका प्रिंसिपल एंड मार्कअप ड्यू हो चुका था। आज 31 दिसंबर 2023 है, समझेगा मेरी बात को। और ये बंदा उस वक्त से लेके अब तक क्या कर चुका है, अब तक डिफॉल्ट कर चुका है। मुझे बताएं टाइम बेस्ड के हिसाब से कितने साल हो चुके हैं? 2 साल। 2 साल से बंदा डिफॉल्ट करके बैठा हुआ है। टाइम बेस्ड क्राइटेरिया के हिसाब से इसकी इस लोन की क्लासिफिकेशन क्या होनी चाहिए प्यारे? आपको जल्दी से बता दें, इस लोन की क्लासिफिकेशन लॉस होनी चाहिए। ठीक हो गया भाई? और जब लॉस होगी तो टाइम बेस्ड के बेसिस पे प्रोविजनिंग का अमाउंट कितना होगा? 100% होगा।
और प्रोविजन का अमाउंट आप 100% एक्सपोजर के अमाउंट का नहीं लेंगे, एक्सपोजर में से अगर उसने कोई चीज गिरवी रखवाई है उसका बेनिफिट आप लेंगे और वो फोर्स सेल्स वैल्यू की। ये बात समझ आती है? अब मेरी बात समझिएगा। आप ऑडिट कर रहे हैं, आप ऑडिट कर रहे हैं, लेट से आपका ईयर एंड है 30 जून 2024, लेट से 30 जून 2024 आपका ईयर एंड है, ठीक है जी। ये डिफॉल्ट करता रहा, ये 28 फरवरी 2024 तक भी डिफॉल्ट ही करता रहा, 2024 तक भी डिफॉल्ट करता रहा। अच्छा जी, हुआ क्या फिर? हुआ कुछ इस तरीके से कि मैनेजमेंट ने कहा एक काम करते हैं, 1 मार्च 2024 को आ जाओ यार, साथ बैठते हैं, हालात खराब है, कोई मसला नहीं, रीशेड्यूल करते हैं। रीशेड्यूल का मतलब कि यार सही है, हम तुम्हें सारा का सारा पैसा नहीं मांग रहे, हम रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, हम रीशेड्यूल करते हैं, हम तुम्हें कुछ ग्रेस पीरियड देते हैं, अगले 3 महीने तक कुछ पे करने की जरूरत नहीं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पे करने की जरूरत है, सही है। और रीशेड्यूल में डिस्कस क्या हुआ? अच्छा, पहले जो लोन की रीपेमेंट करनी थी, जो पहले मंथली रीपेमेंट थी, समझिएगा मेरी बात को, जो मंथली रीपेमेंट थी, लेट से वो प्रिंसिपल की बनती थी 100 रुपए, और मार्कअप की बनती थी लेट से 10 रुपए। मैंने लोन को रीशेड्यूल कर दिया और रीशेड्यूल के बाद मैंने कहा यार अब प्रिंसिपल सिर्फ 10 रुपए पे करना और मार्कअप सिर्फ 1 रुपए पे करना, और अगले 15 साल तक एग्रीमेंट चलता रहेगा। समझेगा मेरी बात को? 1 मार्च 2024 को डिसाइड हुआ, 1 अप्रैल 2024 को इसने मुझे प्रिंसिपल 10 रुपए का पे कर दिया कैश में, और इसने मुझे मार्कअप भी 1 रुपए का पे कर दिया, किसमें? कैश में, ठीक है। अब मैंने कहा भाई ये तो रीपेमेंट कर रहा है, अब तो ये रीपेमेंट कर रहा है, अब तो इसकी अमाउंट जो थी, जो अमाउंट ड्यू थी वो तो उसने फौरन पे कर दी। आ जाए, मैं इसको क्लासिफाई करता हूं। अब ये नॉन परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो नहीं है, एनपीएल नहीं है, ये तो परफॉर्मिंग लोन है, ये तो परफॉर्मिंग लोन है। यहाँ पे एनबीएफसी रेगुलेशन आपको रोक देता है, और एनबीएफसी रेगुलेशन ये कहता है जब तक ये जो रीस्केड्यूलिंग करी आपने, जब तक ये 6 महीने तक, 6 मंथ तक कंप्लाई नहीं करते रहता, 6 मंथ तक कंप्लाई नहीं कर लेता, और एटलीस्ट एंड का वर्ड यूज हो रहा है, एटलीस्ट 20% ऑफ द प्रिंसिपल एंड मार्कअप रिसीव नहीं हो जाता, तब तक आप इसको कौन सा क्लासिफाई करेंगे? तब तक आप इसको लॉस ही क्लासिफाई करेंगे। आप इसको अब 2-3 इंस्टॉलमेंट की बेसिस पे आप इसको सब स्टैंडर्ड या ओएएम या फिर क्लीन पोर्टफोलियो क्लासिफाई नहीं कर सकते। बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? तब तक आप इसको ये क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते मेरे बच्चों। डन हो गया यहाँ पे? अच्छा, ये चीज मैं आपके साथ सेक्शन वापस से पढ़ लू। द स्टेटस ऑफ द क्लासिफिकेशन, क्या क्लासिफिकेशन थी? लॉस ऑफ अ रीशेड्यूल और रिस्ट्रक्चर नॉन परफॉर्मिंग फाइनेंस shall be changed only when the terms and conditions of the reschedule or restructured finance are fully met for a period of at least 6 months excluding the grace period। excluding the grace period का मतलब है, अगर मैं उसको कहता 1 अप्रैल 2024 को, मैंने 1 मार्च 2024 को रीशेड्यूल कर दिया, मैंने कहा अगली पेमेंट तुम्हारी ड्यू है 30 जून 2024 को, यहां से लेके यहां तक का मैंने उसको ग्रेस पीरियड दिया कि मैं तुमसे 1 रुपया नहीं मांगूंगा। इसको तो भूल ही जाए ना, जब आप पैसा ही नहीं मांग रहे हैं तो इसको कंसीडर क्यों कर रहे हैं? ग्रेस पीरियड तो मेरे प्यारे बच्चों आप इग्नोर कर दें, फ्रॉम द डेट ऑफ सच बिलिंग एंड व्हेन एटलीस्ट 6 महीने एंड व्हेन एटलीस्ट 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्रिंसिपल एंड मार्कअप इज रिकवर्ड इन कैश। प्यारे बच्चों, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट अबव कंडीशन ऑफ किस चीज की? 6 मंथ्स की। 6 मंथ्स की एक कंडीशन है, 6 मंथ रिटेंशन शेल नॉट अप्लाई। कब अप्लाई नहीं होगी? इफ the borrowers repay or adjust at least 50% of the restructured or rescheduled loan amount in cash either at the time of restructuring agreement or later on during the grace period if any। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार आओ रीशेड्यूलिंग करते हैं, और अगर वो 50% पैसा आपको इमीडिएटली रीपे कर देता है, 3 महीने का जो ग्रेस पीरियड है उसमें वो 50% प्रिंसिपल और मार्कअप आपको पे कर देता है जो कि आउटस्टैंडिंग था, इसलिए कहता है अब 6 महीने की बात ना करो, अब छोड़ दो, अब 6 महीने का टाइम क्राइटेरिया अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब आप उसको इसकी क्लासिफिकेशन चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हैस्कॉल ने 10 अरब का लोन लिया हुआ था एक एनबीएफसी से, लेट्स एनबीएफसी से नहीं लिया, बैंक से लिया हुआ है, लेकिन हम समझते हैं एनबीएफसी 10 अरब का एक लोन लिया हुआ है, ठीक है, 10 अरब आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसके ऊपर जो मार्कअप ड्यू है वो 1 अरब रुपए का है।
एंड हैज कॉल्ड डिफॉल्ट कर जाता है, डिफॉल्ट करता रहा, मैंने उसको लॉस क्लासीफाई कर दिया। अच्छा, लॉस क्लासीफाई करा, हैज कॉल्ड मेरे सामने आके बैठा, मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हारा प्लान ले जाऊंगा। उसने कहा प्लान ले जाओगे फिर तो कुछ नहीं होगा, आओ थोड़ा सा शेयर होल्डर इक्विटी लगा रहा है, मैं तुम्हें 50%, ये जो अमाउंट है ना 50%, ये मैं तुम्हें अभी पे कर रहा हूँ, सही है, ये 50% अमाउंट में पे कर रहा हूँ, मुझे 3 महीने का वक्त दे दो और उसके बाद मैं तुम्हें 500-500 मिलियन की पेमेंट करता रहूंगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों, जहां उसने 50% अमाउंट मुझे पे कर दी ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड, अब 6 महीने पूरे नहीं हुए, लेट्स से 1-2 महीने का ग्रेस पीरियड था, चूंकि वो 50% प्रिंसिपल रीपे कर चुका है, मार्कअप रीपे कर चुका है, इतनी बड़ी अमाउंट रीपे कर चुका है, अब मैं कहूंगा 6 महीने की कंडीशन पूरी होने का मसला नहीं है, मैं 6 महीने का वेट नहीं करूंगा, अब अगर मैं चाहूं तो मैं क्लासिफिकेशन को चेंज कर सकता हूं। यहाँ पे आप देखिएगा एक्सेप्शन आपको 6 महीने की दी गई है, और जो 20% है वो 20% है, वो तो 50% पे लेके चला गया, 50% लोन आपको रीपे कर देता है ग्रेस पीरियड के अंदर, उसके बाद वो रिशेड्यूल टर्म्स कंप्लाई करेगा 6 महीने तक, अब 6 महीने वेट करने की जरूरत नहीं, अब आप उसकी क्लासिफिकेशन को चेंज कर सकते हैं। An NBFC shall ensure that the status of classification and provisioning of a rescheduled or restructured non-performing finance is not changed in its report to the commission merely due to rescheduling or restructuring of a, सिर्फ बात यही नहीं है कि आपने अकाउंटिंग चेंज कर दी, आपने अगर कल को स्टेट बैंक या एससीसीपी को भी बताना है कि ये पार्टीज हैं जो कि लॉस हैं, डाउटफुल हैं, तो आपने उसको लॉस ही क्लासिफाई करके एससीसीपी को कम्युनिकेट करना है। दो चीजें समझेगा, यहाँ पे मैं उसको अभी भी क्या क्लासिफाई कर रहा हूँ, लॉस क्लासिफाई कर रहा हूँ, ये अकाउंटिंग के पर्पस के लिए लॉस क्लासिफाई कर रहा हूँ। सेम चीज में इसको क्या करूंगा, सेम चीज में एसएससीपी को भी कम्युनिकेट करूंगा कि ये जो हैश कॉल है ये क्या क्लासिफाई हुआ है, ये लॉस क्लासिफाई हुआ है। An NBFC shall ensure that the status of a classification and provisioning of a rescheduled or restructured non-performing finance is not changed in its report to the commission merely due to rescheduling or restructuring of a finance, and a rescheduled or restructured finance shall be reported to the Credit Information Bureau as such and not as default। मेरी बात समझ, ये सीआईबी रिपोर्ट है, ये सीआईबी रिपोर्ट क्या होती है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। ये आपके पास एससीसीपी बैठा हुआ है, लेट से, सही है, एससीसीपी के अंदर बहुत सारी एनबीएफसीज है, ये एनबीएफसी ए है, ये एनबीएफसी बी है, ये एनबीएफसी सी है, ये एनबीएफसी डी है, ठीक है। ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, लेट से इसका नाम है मिस्टर जिशान, लेट से मिस्टर जिशान इसका नाम है। मिस्टर जिशान जाता है किसके पास, ए के पास, और ए से लोन लेता है, किसके लिए लोन लेता है, ए कौन सी एनबीएफसी है, ए लेट से हाउसिंग फाइनेंस है, ए से लोन लेता है, लोन कितने रुपए का लेता है, 100 रुपए का, और ये जिशान साहब क्या कर जाते हैं, जिशान साहब डिफॉल्ट कर जाते हैं, और ए इसको क्लासिफाई कर लेता है लेट से डाउटफुल, और डाउटफुल क्लासिफाई करता है, डाउटफुल क्लासिफाई करता है मतलब कितना परसेंट प्रोविजन करेगा, 50। ये एक बात हो गई अकाउंटिंग की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कमीशन एससीसीपी को भी बताएगा, क्या एससीसीपी को बताएगा, एससीसीपी को बताएगा कि ये मेरी पार्टी कौन सी है, ये मेरी पार्टी डाउटफुल है। सुनिएगा, ए एससीसीपी को भी बताएगा कि ये कौन सी पार्टी है, डाउटफुल है। ये जो ए और एससीसीपी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट कहलाता है सीआईबी, ये डॉक्यूमेंट कहलाता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सही, क्रेडिट। होगा क्या, अब ये जिशान साहब कह रहे हैं, अब जिशान साहब ए के पास गए और ए को बोला मुझे मजीद 100 रुपए का लोन दो, ए ने कहा यार तुम्हें पुराना तो रीपे करा नहीं है, ए ने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है। ए साहब गए, किसके पास गए, डी के पास, ए साहब डी के पास गए और डी को बोला मुझे लोन दो, ठीक है। डी ने कहा कैसे बंदे, उसने कहा मैं तो बड़ा अच्छा बंदा हूँ, नमाजें पढ़ता हूँ, इबादत करता हूँ, आपका पैसा आपको वापस कर दूंगा, सही है। अब डी को तो नहीं पता, डी क्या करेगा, डी सीआईबी जनरेट करेगा, सुनिएगा मेरी बात को, डी एससीसीपी के पोर्टल पे जाएगा और इसके नाम से इसका एनआईसी नंबर लेगा, इसकी चीजें लेगा, और हमने पढ़ा हुआ है कि जब आप लोन वगैरह दे रहे होंगे तो आपने डॉक्यूमेंट्स लेने, सही है। एनआईसी नंबर इससे पूछेगा, जिशान साहब से कंपनी का नाम पूछेगा, सब कुछ पूछेगा, एनटीएन एसटीएन सारी चीजें पूछेगा, ये सारी चीजें लोड करेगा एससीसीपी के पोर्टल पे। एससीसीपी के पोर्टल पे जैसे ही लोड करेगा, एससीसीपी एक सीआईबी जनरेट करेगी इसको, और सीआईबी में लिखा हुआ आएगा कि ये ए को क्या कर चुका है, ए को डिफॉल्ट कर चुका है। चूंकि ए को डिफॉल्ट कर चुका है, प्यारे बच्चों मुझे बताएंगे डी को लोन देगा, लोन देगा भी तो ज्यादा रेट पे देगा, ज्यादा सिक्योरिटी देगा। ये एक सेंट्रलाइज प्रोसेस है जो कि यूज हो रहा होता है, तभी आपसे एससीसीपी कमीशन आपसे कह रहा है खुदा का वास्ता है, अगर रीशेड्यूलिंग कर भी रहे हो ना, अगर रीशेड्यूलिंग कर भी रहे हो तो रीशेड्यूलिंग अगर उसने 2-3 क्राइटेरिया पूरे कर भी लिए है ना, इसकी क्लासिफिकेशन चेंज ना कर देना, मुझे ना बोलना कि ये ओईएम है, बिकॉज अगर तुमने मुझे ओईएम बोल दिया, कल को डी मेरे पास आएगा तो मैं खुद ब खुद इसको ओईएम ही बोल लाऊंगा, और कल को अगर डी डिफॉल्ट कर गया,
डी ने जो आगे लोन दिया, जिशान साहब डिफॉल्ट कर गए, डी मेरा गिरेबान पकड़ेगा कि आपने तो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास वही नहीं आई है, इन्फॉर्मेशन ए तुमने मुझे दी थी, तो खुदा का वास्ता है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हुए भी मुझे इसको एज अ डाउटफुल ही कम्युनिकेट करना। प्यारे बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आती है? क्लियर है हम सारे यहां तक प्यारे बच्चों? At the time of rescheduling or restructuring, an NBFC shall reconsider, re-examine, and record in detail the viability of the project or business and shall accordingly obtain a revised business plan. जब आप चीजें रिस्ट्रक्चर करते हो, तो अब उससे आपने जब लोन दिया था तब आपने कुछ और उसके डॉक्यूमेंट्स लिए थे। अब चूंकि रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो उससे मैनेजमेंट से भी आप देखें, मैनेजमेंट का भी कैश फ्लो चेंज हो जाएगा, मैनेजमेंट का भी बजट चेंज हो जाएगा। जो कि रिस्ट्रक्चरिंग होने जा रही है, तो आप उससे रिवाइज और अपडेटेड प्लान लें। A lending entity shall take the benefit of the realizable value of asset held as collateral against the non-performing finance as per the criteria given in Schedule 11। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। Subjective evaluation of investment portfolio and other assets shall be carried out by the NBFC. Classification of such assets and provisioning required against them shall be determined by keeping in view the risk involved and the requirement of the IS as notified। Subjective evaluation की बात कर रहे हैं, देखें यही मसला है। अभी तक आपने एनबीएफसी जो आपको प्रोविजनिंग बताता है, एनबीएफसी जो आपको प्रोविजनिंग बताता है, वो टाइम बेस्ड क्राइटेरिया बताता है। आपको जो IFRS 9 प्रोविजनिंग बताता है प्यारे बच्चों, IS 39 भी आपको टाइम बेस्ड प्रोविजनिंग बताता था। IFRS 9 आपको क्या बताता है? IFRS 9 आपको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल बताता है, और ये बेसिकली रिस्क होता है। आज एक बंदे को 100 रुपए का लोन दिया हुआ है, आज बंदा पेमेंट कर रहा है नहीं, लेकिन अगर ये कल को बंदा डिफॉल्ट कर दिया, तो ये जो अगर है इसके चांसेस कितने हैं, और अगर डिफॉल्ट कर गया तो उस वक्त अमाउंट कितना होगा, और अगर वो डिफॉल्ट कर गया तो मुझे पैसा किसकी से कितना मिलेगा, उसके बेसिस पे आपने एक प्रोविजनिंग करनी होती है। स्टैंडर्ड आपसे ये कहता है कि सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के लिए आपने किस चीज को कंसीडर करना है प्यारे बच्चों? रिस्क इन्वॉल्व एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएस एज नोटिफाइड। तो अगर एसईसीपी ने IFRS 9 नोटिफाई कर दिया है, तो आपने उसके क्राइटेरिया को भी अप्लाई करना होगा। एंड एनबीएफसी शेल रिव्यू at least on a quarterly basis the recovery of their finance portfolio and shall properly document the evaluations of made। ये क्वार्टरली बेसिस कहा इसलिए बिकॉज आपकी जो पहली क्लासिफिकेशन है वो ड्यू ही क्वार्टर के बाद हो जाती है। अगर 90 डेज से ओवर ड्यू हो गया है तो वो ड्यू हो जाएगी। देयरफॉर यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस का कहा है कि आप चेक करें कितनी रिकवरीज आ चुकी है। Provided that shortfall in provisioning, if any, determined as a result of quarterly assessment, shall immediately be provided in the books of account by the NBFC। समझने की कोशिश करिएगा, ईयर एंड है, आज सब स्टैंडर्ड है, मैं 25% प्रोविजनिंग क्यों करूं? ईयर एंड पे जब डाउटफुल या लॉस हो जाएगा मैं तब 100% करूंगा? नहीं, क्वार्टरली अकाउंट जब आप बनाएंगे तो क्वार्टरली अकाउंट्स में उसके प्रोविजनिंग का इंपैक्ट आप ले लें, आप ईयर एंड का वेट ना करें। और यही अगर हम इंटरिम या 6 महीने के एफएस जब आप देखते हैं, तो उसके अंदर आईएस का स्टैंडर्ड भी आपसे ये कहता है कि अगर एक इवेंट हो चुका है तो आज प्रोविजन आप रिकॉर्ड कर लें, ईयर एंड का वेट ना करें। The external auditor, as part of the annual audit of the NBFC, shall verify that all the requirements under these regulation or any other circular issued by the commission for the classification of the asset and determination of the provision required against them have been complied with। यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर से भी सर्टिफिकेशन मांगी गई है कि उसकी भी जिम्मेदारी कि वो इंश्योर करे कि क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग एज पर एनबीएफसी रेगुलेशन हो चुकी है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? 25A अब तक जो हमने पढ़ा वो स्पेसिफिक प्रोविजनिंग है, वो एक स्पेसिफिक प्रोविजनिंग है, सही है। मिस्टर जिशान डिफॉल्ट कर चुके हैं, 125 दिन हो चुके हैं, 25% प्रोविजन करते हैं, स्पेसिफिक प्रोविजनिंग है। एक 25A हमसे कहता है जनरल प्रोविजनिंग। द एनबीएफसी विद माइक्रो फाइनेंस के लिए, विद द माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो एंड unsecured finance portfolio shall maintain a general provision, shall maintain a general provision equivalent to 0.5% of the net outstanding microfinance portfolio and 1% of the net outstanding unsecured finance portfolio. Finance net a specific provision for both, provided that the general provision shall not be required। यहाँ पे वो आपसे जनरल प्रोविजन की बात करता है, और क्या बात करता है? दो तरह की एनबीएफसी की बात करता है प्यारे बच्चों। पहला, क्रिएशन ऑफ जनरल प्रोविजन अगेंस्ट अ माइक्रो फाइनेंस। अगर आप माइक्रो फाइनेंस है, अगर तो आप माइक्रो फाइनेंस है
The NBFC with the microfinance portfolio and unsecured finance portfolio shall maintain a general provision equivalent to 0.5% of the net आउटस्टैंडिंग माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो नेट आउटस्टैंडिंग, जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा हुआ है, उसका 0.5% एंड 1% ऑफ द नेट आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड फाइनेंस। ये जो बात करता है, अब माइक्रो फाइनेंस की बात करता है, वो किस चीज की बात करता है? अगर कोई अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो, उसका कितना परसेंट? उसका 1% ऑफ द नेट आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड फाइनेंस पोर्टफोलियो। यहाँ पे वो आपको क्राइटेरिया देते हैं जनरल प्रोविजन का, अगर माइक्रो फाइनेंस का अगर अनसिक्योर्ड है तो आपने 1% अनसिक्योर्ड का आपने एज अ जनरल प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेना है। जनरल प्रोविजन का मतलब ये है कि मैं इसको किसी पार्टी के साथ टैग नहीं कर सकता, मैं अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो पे 1% प्रोविजनिंग कर रहा हूँ, सही है, अगर तो अनसिक्योर्ड है। और जो आपके पास अनसिक्योर्ड के अलावा है उसके ऊपर आपने 0.5% का प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? हमारे पास समर 2018 में एक जबरदस्त सवाल आया था। समर 2018 में प्यारे बच्चों हमारे पास एक जबरदस्त सवाल है। इस सवाल को आपने रीड करना है, मैं आपके साथ रीड कर रहा हूँ, ये सवाल आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम इस सवाल की ड्राफ्टिंग देखेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा पहले बार आप इस क्लास को तमीज से देखें, रेगुलेशन जो मैंने आपके साथ रीड करी उसको देखें और उसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसको बैठ के ड्राफ्ट करेंगे। मैं सवाल आपके साथ पढ़ लेता हूँ। Assume that today is 31 मई 2018, on 30 सितंबर 2017, the total exposure to Star Car Rental was rupees 30 million. Installment were overdue by 1 year and SCR Star Car Rental was classified as doubtful. ULL आपकी कंपनी का नाम है, ULL United Leasing Limited restructured the exposure in October 2017. SCR has been repaying the installment regularly since then and has repaid 5 million. एक्सपोजर की अमाउंट कितनी थी? 30 मिलियन। कितना पे कर दिया? 5 मिलियन टिल टुडे। 8-9 महीने से पेमेंट कर रहा है। मुझे बताएं, अंडर द प्रोविजन ऑफ द एनबीएफसी एंड नोटिफाइड एंटी टेररिज्म एडवाइज द मैनेजमेंट अबाउट द क्लासिफिकेशन। इसकी क्लासिफिकेशन डाउटफुल थी प्यारे बच्चों। अब मुझे बताएं इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी। दूसरा सिनेरियो, ऑन 31 जनवरी 2016 द टोटल एक्सपोजर ऑफ 70 मिलियन टू याया केमिकल लिमिटेड वाज रीशेड्यूल्ड in August 2017 on compliance with the conditions of rescheduling. YCL was reclassified from doubtful to regular. In November 17 YCL defaulted in repayment of installment. वो डिफॉल्ट कर चुका है। बताएं अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी प्यारे बच्चों। ये दो सवाल आपके होमवर्क है, लाजमी करना है, रेगुलेशन को सामने रखना है। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। जजाकल्लाह मेरे बच्चों, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।